हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आपको पता होगा सौंप दी गई है माननीय राष्ट्रपति जी को। तो उसी के बारे में हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। आप चाहे तो करते हैं स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। दिस इज़ मी कुमार पंकज, और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसके बारे में। पहले देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में एक दो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ये आपको याद रखना, आर्टिकल सीधा पूछ लेता है स्टेट में। तो अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया जाता है वित्त आयोग का। और कितने साल पे किया जाता है ये आपको याद रखना है। 5 साल में नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। तो इतनी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए वित्त आयोग के बारे में कि किस आर्टिकल के तहत इसका गठन होता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। राष्ट्रपति समय समय पर गठित करते हैं आयोग को। और आयोग का काम क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय संबंध हैं उनको परिभाषित करते हैं। यानी आपको पता होगा जैसे जीएसटी संग्रह किया जाता है, तो उस जीएसटी में से कितना पैसा है जो केंद्र राज्यों को देगा, कितना पैसा है खुद के पास रखेगा, या और दूसरे जो संग्रह होते हैं उन सब के पैसों के वित्तीय संबंधों के बारे में वित्त आयोग अनुशंसाएं करता है और उसके आधार पर पैसे राज्यों को दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। पहली बात आपको ये जाननी है इसमें। दूसरा, ये 5 साल के लिए होता है। 5 साल, हर 5 साल में ये ऐसा नियुक्ति की जाती है। 5 सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। तो ये आपको जानना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों वो है वित्त आयोग एक स्वायत्त निकाय है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये इंडिपेंडेंट काम करती है। जैसे आपका यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस है, जो स्वायत्त निकाय हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, उसी तरह वित्त आयोग भी, फाइनेंस कमीशन भी एक स्वायत्त निकाय है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, ये देख रहे हैं आप अनुच्छेद 280 में, यानी आर्टिकल 280 में इसके बारे में कहा गया है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड को आप ढंग से देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये गारंटी है। अगर वित्त आयोग से कोई क्वेश्चन आता है तो इस स्लाइड में से होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन और बड़ा इसको डिफिकल्ट बनाना होगा तो पूछ सकता है संग्रह कितना है या कितना दिया जाना है, क्या अनुशंसाएं की हैं। तो अब वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, एन के सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम क्या है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एन के सिंह का, जो कि अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। और इन्होंने अभी 1 वर्ष के लिए अपनी अनुशंसाएं दी हैं 15वें वित्त आयोग ने, जो 2020 से 21 के लिए होंगी। क्योंकि आपको पता है ड्यू टू कोविड इनका 1 वर्ष के लिए इन्होंने कार्यकाल इनका बढ़ाया गया। तो इन्होंने अभी 20-21 के लिए अपनी सारी अनुशंसाएं की हैं। उसके बाद ये आगे के लिए अभी अनुशंसाएं इनकी आएंगी, तो उनको हम देखेंगे। आयोग के लिए जो विचार विमर्श की अवधि है वो 2017 के अंत से अक्टूबर 2019 तक है। ये आपको पता होना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड या कलर लेटर में नहीं किया है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जानना है एन के सिंह की अध्यक्षता में है ये। तो एन के सिंह अध्यक्ष हैं, इनका पूरा नाम आपको बताना है। और जो सदस्य हैं उनमें भी आपको नाम बताने हैं। हालांकि मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको। अशोक लाहिड़ी हैं, ये एक सदस्य हैं इसके, क्योंकि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हमने बोला है। तो एक अध्यक्ष एन के सिंह हुए, इनका आपको पूरा नाम बताना है। 4 सदस्यों में से 3 सदस्य के नाम मैं बताऊंगा, एक का आपको कमेंट करना है। तो पहले हैं इसमें अशोक लाहिड़ी, दूसरे हैं अजय नारायण झा, दूसरे सदस्य कौन है, अजय नारायण झा, और तीसरे सदस्य हैं अनूप सिंह। तो ये मैंने 4 नाम आपको बता दिए। एक नाम आपको बताना है सदस्य का, और एन के सिंह का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप एक बार ये कमेंट कर देते हैं तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के आपसे कमेंट यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आयोग की जो मुख्य सिफारिशें हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस स्लाइड को दोस्तों। आयोग की मुख्य सिफारिशों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि केंद्र में जो करों में राज्यों की हिस्सेदारी थी 2015 से 20 के बीच में, जो 14वां वित्त आयोग था, उसकी जो अनुशंसाएं थी, उसके आधार पे जो 42% राज्यों को दिया जाना था, यानी दिया गया 42% जो हिस्सा था,
उसको घटाकर 41% करने की सिफारिश की है 15वें वित्त आयोग ने। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी कितना प्रतिशत अनुशंसित की है 15वें वित्त आयोग ने। तो ये आपको याद रखना है 41%, यानी 41% के लिए ये बोला गया है 41%, ठीक है। और ये जो 1% की कमी हुई है, ये क्यों हुई है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटा के जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी बना दिया है। तो उनके लिए 1% जो ये पैसा है ये इनके लिए प्रावधान किया गया है, यानी जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, संघ राज्य क्षेत्र बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इनके लिए ये जो 1% रुपए हैं वो यहाँ पे जाएगा ये फंड। और राज्यों का जो फंड था 42%, उसको कम करके 41 कर दिया गया है। और बचा हुआ जो 1% सारा है ये बहुत हो जाएगा, क्योंकि 1% हर स्टेट का कटा है, तो ये काफ़ी अमाउंट हो जाता है। और ये जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम आयोग की एक बात देखें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसने इस बात पे जोर दिया है कि जो राज्य हैं वो जैसे उनको 41% जो हिस्सेदारी दी जा रही है, वो जितना भी अमाउंट होगा, मान लीजिए वो 100 रुपये हैं, तो उसका 8% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्यों को अलग रखना होगा, बाकी फिर उसमें से वो जैसे भी खर्चा करना चाहें तो करेंगे। यानी 8% अपने टोटल फंड का राज्यों को स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं के निर्माण के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे तो इसमें हॉस्पिटल हो, चाहे इसमें और दूसरी आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र की जो भी चीज़ें हैं वो हों, उनको राज्यों को बनाना पड़ेगा और उसी में खर्च करना होगा ये 8% फंड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। वित्त आयोग ने इस बात को बहुत दबाव देके जोर देके बोला है, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड लेटर में रखा है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले झारखंड पीसीएस या बिहार में, कहीं भी यूपी में, किसी भी स्टेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर के लिए। अगर आपने पहले क्वेश्चन पेपर कभी देखे हैं तो आपको पता होगा कि अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत बहुत स्वाभाविक है कि क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन या पंचायती राज से बने, तो उन सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं के निर्माण के लिए अपने बजट का कम से कम कितना रखना है दोस्तों? 8% तो कम से कम है, ज़्यादा कितना भी रखना चाहे राज्य, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आयोग ने और जो सिफारिशें की हैं उसमें कहा है कि कर आधार को व्यापक बनाना है, आप लोगों ने कर दरों को सरल बनाना है, जो कर स्लैब्स हैं यानी जो रेट हैं, यानी टैक्स है, इनकम जो रेट हैं उसको, टैक्स रेट को सरल बनाना है, इजी बनाना है लोगों के लिए। और सरकार के सभी स्तरों में कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाना है, कि आप जो टैक्स गवर्नेंस है इसको आप ठीक करिए और विशेषज्ञता बढ़ाइए इसमें, अच्छे लोगों के माध्यम से या अच्छे प्रशासन के माध्यम से। तो ये 3 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप करते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये स्लाइड आपके लिए और महत्वपूर्ण है, इसको आपने ध्यान से देखना है कि राज्यों को कर अंतरण के लिए क्या मानदंड तय किए गए थे। जो पैसे दिए जाते हैं, जैसे 41% जो फंड दिया गया है वो इन्हीं बेसिस पे दिया गया है, यानी ये निम्न मानदंड है, ये 6 मानदंडों के आधार पे तय किया जाता है कि किस राज्य को कितना पैसा देना है, कैसे कैसे देना है। बात समझ लीजिए अब, कि जैसे आय में अंतर है, मान लीजिए आपका बिहार राज्य है, उसकी आय कम है अपेक्षाकृत किससे, गुजरात कह लीजिए या महाराष्ट्र कह लीजिए, तो बिहार राज्य की आय कम है। अब बिहार राज्य को तरक्की करानी है, उसका आधारभूत ढांचा बड़ा करना है, तो बिहार को ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि गुजरात और बिहार स्टेट की आय में ज़्यादा अंतर है। तो इसको, इन दोनों को बराबरी पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिहार को पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका वेटेज भी ज़्यादा है, 45% वेटेज दिया गया है आय में अंतर को दो राज्यों के बीच। और ये आय में जो अंतर है ये किस लिए किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसलिए होता है कि राज्यों के बीच जो इक्विटी है उसको बनाए रखा जाए, और जो निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य हैं वो ऊपर आ सकें, ठीक है। फिर दूसरा है जनसंख्या, इसका वेटेज है 15%, और इसका क्या मतलब है कि जिन राज्यों ने 2011 की जनगणना को इसमें आधार बनाया गया है, जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण पे प्रयास किए हैं उनको पुरस्कृत किया जाए और उनको कुछ लाभांश दिया जाए, तो उस लिए 15% किया गया है। क्षेत्रफल, यानी कौन राज्य कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका वेटेज किया गया है 15%।
पारिस्थितिकी को इसमें रखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 10% का वेटेज है पारिस्थितिकी, यानी आप जैसे बिहार राज्य क्या है, ग्रीन बजट लेके आए ये लोग, और ग्रीन क्षेत्र की तरफ, हरित क्षेत्र की तरफ ये बढ़ रहे हैं। इन्होंने जैविक कृषि की बात की, तो पारिस्थितिकी का कौन सा राज्य कितना ध्यान रखता है उसके हिसाब से भी वेटेज रखा गया है 10%। बात समझ में आ रही है? आप इसको जब मिलाएंगे तो ये पूरा 100% हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वेटेज है आय में अंतर, जनसंख्या 15%, क्षेत्रफल 15% और पारिस्थितिकी 10%। उसके बाद आता है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, ये है 12.5%। और फिर है कर संबंधी प्रयास, यानी आपने टैक्स सुधार के माध्यम से किस तरह प्रयास किए हैं, कितना उनको सरल बनाया है, इसके लिए 2.5% यानी 2.5% इसके लिए वेटेज दिया गया है। तो इस वेटेज को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आयोग ने एक जो बात कही है, वस्तु एवं सेवा कर, जो आपका जीएसटी है, जीएसटी कर को लागू करने से जुड़ी कुछ चुनौतियों का भी इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिनका इन्होंने उल्लेख किया, क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए अनुशंसाएं होती हैं। तो जीएसटी क्योंकि किसका विषय है आपको बताना है, किस सूची का विषय है ये आपको बताना है मुझे, जीएसटी किस सूची का विषय है। आप ये सब चीज़ें कमेंट करा करिए। इससे क्या बेनिफिट होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एक बार कमेंट करने के लिए पढ़ते हैं तो आप ध्यान से पढ़ते हैं और वो चीज़ कभी नहीं भूलते। तो जीएसटी के लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने अनुशंसाएं की हैं कि ये चुनौतियां हैं और इनका आपको समाधान निकालना है। तो इन चुनौतियों में क्या क्या है, मूल जो पूर्वानुमान है उसकी तुलना में संग्रहण में बड़ी कमी है, ऐसा बोला है वित्त आयोग ने। मतलब ये, मतलब इसका ये होता है, मान लीजिए ये बोला गया बजट में या फिर वित्त मंत्री के द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, कि हम 1 लाख करोड़ रुपए का हमें जीएसटी यानी टैक्स मिलने वाला है, लेकिन टैक्स कितना मिला, 50,000 करोड़ का ही मिला। तो इस तरह जितना ये मूल पूर्वानुमान लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है बजट क्या होता है, पूर्वानुमान होता है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, वो उपलब्धियों का खाका होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो इसमें जो मूल पूर्वानुमान लगा रहे हैं वो उसकी तुलना में संग्रहण बहुत कम होता है। इन्होंने कहा कि हम 100 रुपये इकट्ठा करेंगे टैक्स के थ्रू, लेकिन मिले कितने, 80 रुपये मिले, 70 रुपये मिले। तो इन्होंने कहा है कि आपके संग्रहण में बहुत कमी है जो आप अनुमान लगा रहे हैं उसकी तुलना में। दूसरी बात इन्होंने कही कि आपके संग्रहण में अत्यधिक अस्थिरता है। इस बात का क्या मतलब है कि कभी आप 100 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, कभी आप 120 कर रहे हैं, कभी आप 70 कर रहे हैं। तो जो कंटिन्यूटी है, वो जो आपका लगातार संग्रहण है वो बहुत अस्थिर है, स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। दूसरी बात ये कही गई है। तीसरी बात क्या कही गई है कि एकीकृत जीएसटी क्रेडिट का बहुत ज़्यादा बड़ा संचय है, ठीक है, यूनिफॉर्म जीएसटी क्रेडिट का बहुत बड़ा संचय है, ये कहा है। और चौथी बात कही है इनवॉइस और इनपुट टैक्स मिलान में गड़बड़ है। और जो पांचवी बात कही है कि रिफंड में देरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप जीएसटी पे करते हैं तो उसके बदले कुछ सरकार रिफंड देती है, कुछ लाभांश देती है जीएसटी करदाताओं को या फिर जो टैक्स देते हैं टैक्स पेयर्स को। तो उस रिफंड में देरी होती है जिसकी वजह से हतोत्साहित होता है करदाता, ये एक बात कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण 5 बातें थी इसके बारे में, और यही था फाइनेंस कमीशन के बारे में आज का हमारा रिपोर्ट और आज की हमारी वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद दोस्तों।